अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नौशीन बुखारी। लम्हा खबरिया की एक और एपिसोड के साथ, और मेरे साथ हैं। मेरा नाम है कैवान हामिद, आपको खुशामदीद कहते हैं एक नए एपिसोड में। नया एपिसोड है, कुछ नई खबरें हैं, कुछ नई बातें हैं, कुछ गुफ्तगू के नए पहलू हम खोलेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। आप लोगों का हमारे साथ जो साथ होगा वो होगा 8 से लेकर 9 बजे तक का। हफ्ते की रात को आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं। पूरा हफ्ता गुजर गया है नौशीन, एंड हफ्ते के अंदर कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। सियासी फ्रंट से ही आगाज़ करते हैं। बिल्कुल एज़ यूजुअल, और बहुत कुछ अजीब अजीब खबरें जो है वो सरफेस कर रही हैं, और उनमें ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जो है वो अगेन खान साहब की गिरफ्तारी के वाक़यात कुछ खबरें जो है वो सरफेस कर रही हैं। दूसरी चीज़ जो है वो कोर्ट ऑर्डर्स हैं सुप्रीम हाई कोर्ट ने दिए हैं कि जब तक खान साहब खुद इन पर्सन नहीं तशरीफ़ लाएंगे उनकी जो है वो सुनवाई नहीं होगी। खान साहब ने तसल्ली भी दी कि मैं खुद आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी कहा अपने फॉलोअर्स को, अपने कारकुनान को कि पहुंचो सारे ज़मान पार। यहाँ पे अब थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए जाहिर होती है कि पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे खान साहब की जेल भरो तहरीक के हवाले से, और जब जेल भरने की बात आती है तो उस पर तो फिर बड़ी करेज चाहिए। यहाँ पर तो कोर्ट ही नहीं जाया जा रहा। उसको सीरियसली नहीं लिया किसी ने, मतलब कि खान साहब चाह रहे थे कि उसको कोई सीरियसली ले, या फिर वो एक सियासी स्टेटमेंट थी। कोई भी स्टंट हो सकता है, लेकिन फिर वो बात है कि इतनी कॉन्ट्रडिक्शन एक हफ्ते के अंदर कि आप उधर कह रहे हैं जेल भरो तहरीक स्टार्ट करें, जब कोर्ट ने आपको तलब किया तो आप आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू शो ऑफ स्ट्रेंथ, एंड शो ऑफ स्ट्रेंथ पे खान साहब ने पहले तो ट्राई किया ना कि मैं जेल भरो तहरीक से देखता हूँ और ज़रा अंदाज़ा करवाता हूँ कि माई पीपल कैन गेट आउट ऑन द स्ट्रीट्स, एंड स्ट्रीट पार मेरे साथ है। लोग तो आज भी वहाँ मौजूद हैं। जेल भरो वाली चीज़ थोड़ी ज़्यादा होगी लोगों के लिए कि ज़रा आहिस्ता आहिस्ता है ना। आप खान साहब ने कहा कि आप एटलीस्ट ज़मान पार पहुंचे, क्योंकि मेरी गिरफ्तारी होने वाली है, और लोग कह रहे हैं कि भाई हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं और हम अपने लीडर को, अपने कायद को नहीं जाने देंगे। जे इन पर्सन अपीयरेंस के हवाले से आप क्या कहते हैं? थोड़ी सी टांग बेहतर हो जाए तो मेरे ख्याल से आ जाएंगे वो, उन्होंने खुद मेंशन किया, क्योंकि यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस है जिनकी वजह से कहा यह जा रहा है कि खान साहब जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हैं। दैट इज फॉर श्योर नौशीन, क्योंकि आपको अगर याद हो तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी यही कहा जाता था कि अगर उनकी जान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा सब जानते हैं। वही स्टेटमेंट दोबारा की जा रही है कि अगर खान साहब को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। तो सिक्योरिटी का एक है, देखिए जेन्युइन है, रीजन जेन्युइन है, क्योंकि ही हैज बीन अटैक्ड वंस, तो उस हवाले से अगर देखें बिल्कुल एक मेंटल ट्रॉमा भी होता है। एग्जैक्टली। लेकिन एक और खबर ये आई है कि कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम तो एम्बुलेंस भेजने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये, और आईजी पुलिस को भी कहा है कि आपकी सिक्योरिटी के अंदर, आपकी सेफ्टी के अंदर, आपकी जिम्मेदारी के अंदर इनको लेके आए, तो फुल प्रोटोकॉल के साथ तसल्लियां तो बहुत दी है। लेकिन फिर वही बात है कि खान साहब आखिर क्यों झिझक रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। मोमेंटम बिल्डिंग हो रही है इस वक्त, अभी शुरू हुई है। अभी इलेक्शंस के हवाले से देखें, दिस इज पार्ट ऑफ द कैंपेन आई वुड से। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि अब तो उसे कहते हैं ना कि क्लाइमैक्स है खान साहब की सियासत का। तो अब जैसे कहते हैं चुटकी बजाते हैं, आपको याद हो थैनोस एक कैरेक्टर है, लेकिन अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, कोई नाखुशगवार वाकया ना पेश आए, ये हम सब चाहते हैं मेरे ख्याल से। आप उनके पॉलिटिकल सियासी बयानात से एग्री करें ना करें, उनकी पॉलिसी से एग्री करें ना करें, कोई भी नहीं चाहता इस पूरे मुल्क के अंदर कि खान साहब को कुछ हो। खान साहब क्या, किसी भी सियासतदान के साथ हमारी तो यही दुआ है कि सब जो है वो अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रहें, क्योंकि हमारे मुल्क की हिस्ट्री कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं इस मामले में। हमारे बहुत बड़े बड़े लीडरान जो हैं, एग्जैक्टली, और फिर वो कौम जो है वो एक ऐसे ट्रामा में सालों चलती रहती है जो ख़त्म नहीं होते। तो हम ऐसा कोई खुशगवार वाक़या नहीं चाहते। हमारे साथ कैवान इस वक्त एजाज़ सईद साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, और हम उनको खुशामदीद कहते हैं। एजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी एजाज़ साहब, हम बात कर रहे थे खान साहब की कोर्ट अपीयरेंस के हवाले से, जो इन पर्सन ऑर्डर्स जारी हुए हैं, लेकिन उस हवाले से खान साहब जो हैं वो रिलक्टेंट लग रहे हैं, उनमें झिझक है। आप क्या कहते हैं कि वो क्यों नहीं जाना चाह रहे? देखिए, खान साहब को इस बात का यकीन है कि उन्हें जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये दोनों गवर्नमेंट्स उनको गिरफ्तार कर सकती हैं। और इमरान खान साहब को इस बात का भी इल्म है कि इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। अगर किसी एक केस में उनको रिलीफ मिलता है तो गवर्नमेंट के पास, पुलिस के पास, इंतजामिया के पास, एग्जीक्यूटिव के पास इस बात की पावर मौजूद है उन्हें किसी भी दूसरे केस में गिरफ्तार कर ले। तो इमरान खान साहब वैसे तो वो जेल भरो तहरीक चला रहे हैं, लेकिन वो खुद जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि उनके जेल जाने से उनकी जमात को नुकसान होगा। एजाज भाई, मुझे बताइए कि वैसे एक लेगेसी अगर देखी जाए प्राइम मिनिस्टर्स की, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की, तो मेजॉरिटी जो है, अक्सर है जिनका नाम लिया जाए तो वो जेल से गुजर के आए हैं। खान साहब इस लेगेसी का हिस्सा बन के अपनी जो तहरीक है और अपनी जो कैंपेन है ज़्यादा पॉपुलैरिटी दे सकते हैं?
मुझे जरा काइंडली सवाल दोबारा रिपीट करिए, आपकी आवाज कट गई थी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अक्सर लेगेसी रही है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो जेल गुजार के आए हैं, और एक पाकिस्तान के अंदर अक्सर वजीर आजम जो रह चुके हैं उनकी एक लेगेसी रही है। खान साहब इस लेगेसी का हिस्सा बन के, सियासतदानों के अंदर उस लेगेसी का हिस्सा बन के अपनी पॉपुलैरिटी को क्यों नहीं बूझ देना चाहते? देखें, जेल में जितने भी मुंतखब वज़राए आज़म आए हैं, जो कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप के दिनों में पैदा नहीं हुए थे, वो सारे जेल में गए हैं। इमरान खान साहब तो हम तो ये कर रहे थे कि शायद 5 साल पूरे करेंगे। एक लेगेसी ये भी है अनफॉर्चुनेट कि मुंतखब वज़राए आज़म कभी अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर सके, तो वो उस लेगेसी का भी हिस्सा बने। तो बदकिस्मती ये है कि वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स हरसेल्फ, तो इटसेल्फ, तो ये तारीख जो है बार बार अपने आप को दोहराती है। असल लेसन ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा कि हमने हिस्ट्री का कोई लेसन नहीं सीखा। तो ये देखें अभी क्या होता है। मुझे ग्राउंड के ऊपर जो चीजें नजर आ रही हैं उनमें ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब जेल जाएंगे। उनका ना जेल जाना वो एक जरूर मौजा हो सकता है। ये जरूर हो सकता है कि उन्हें अदलिया की तरफ से कोई गैर मामूली रिलीफ दे दिया जाए, ये मुमकिन है इस बात का। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा जुडिशियल उन्हें रिलीफ ना मिला तो ग्राउंड पे खान साहब के जेल जाने के वाज़ेह आसार मौजूद है। एजाज साहब, एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी तक माजी में हमने देखा कि खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमात या FIRs वगैरह दर्ज करवाई गई, जो भी कोर्ट ऑर्डर्स थे, किसी ना किसी तरह से उनकी बचत हो गई। यानी उनको समटाइम्स कोर्ट में अपेयर नहीं होना पड़ा, अपेयर हुए तो उनके हक में फ़ैसला आ गया या फ़ैसला महफूज कर लिया गया। आप क्या समझते हैं कि अगर इस बार भी खान साहब सिर्फ कोर्ट ऑर्डर्स जो है वो मंजूर करते हुए चले जाएं, उनकी बात मान लें, तो क्या ये वो मौका नहीं है कि इनके सियासी पॉइंट स्कोरिंग में इजाफा हो सकता है और मजीद अवाम की नज़रों में हीरो बन सकते हैं? क्योंकि अगेन हम देख रहे हैं कि पीछे जितने भी मुकदमात उन पर दाखिल हुए हैं या तो खारिज कर दिए गए या फिर जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि खान साहब के खिलाफ जो है वो जेल के ऑर्डर्स जारी करे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जेल के ऑर्डर्स जारी करने की हिम्मत तो बिल्कुल हुई। आप देखिए इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज जवाद हसन साहब ने ऑर्डर किया ना कि इमरान खान साहब की जमानत कैंसिल कर दी, उन्हें जेल भेजें, गिरफ्तार करें उनको। ये नहीं है कि ऑर्डर नहीं हो रहा। इशू ये है कि जो गवर्नमेंट की जो अलाइड पार्टीज हैं वो उंगली उठा रही हैं, सोशल मीडिया पे ये बातें हो रही हैं। कल जो ऑडियो लीक्स हुई हैं कुछ लोगों की, उसमें एक मोअज़्ज़िज़ जज का नाम भी लिया जा रहा है। तो जो सवाल उठाया जा रहा है कि खास अदलिया की तरफ से खास रिलीफ क्यों दिया जा रहा है, और फिर ये बात भी सामने आ रही है कि साकिब निसार साहब जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, वो भी बड़े एक्टिव हैं। इमरान खान साहब को हर तरह से प्रोटेक्शन दी जाए, उनकी जो डिमांड्स हैं वो भी मीट की जाए और उनको उनकी डिमांड्स को पूरा करने में अदलिया रोल अदा करे। मेरा यह ख्याल है और मेरी भी मालूमात है जिनका जिक्र हमने कल भी अपने टॉक शॉप में उमर चीमा के साथ हमने किया कि गवर्नमेंट के पास इस बात की मालूमात है कि क्या हो रहा है, और साकिब निसार साहब के हवाले से जो वो निजी महफिलों में या जो एक्टिविटी वो करते हैं उसकी मालूमात है। अच्छा राज साहब, थोड़ा बहुत टॉपिक मरियम नवाज साहिबा की तरफ लेके चलते हैं। उनकी जो स्टेटमेंट्स है, रीसेंट स्टेटमेंट्स जब से उनकी वापसी हुई है, कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं है, कुछ के हवाले से पता भी चलता है कि PMLN अब कौन सा रास्ता अपनाने को जा रही है। रिसेंट उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मुल्क का जो हाल है बिल्कुल जी गरीब आवाम के लिए बड़े मुश्किल हालात है, लेकिन ये मेरी गवर्नमेंट नहीं है। जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तब जाके हम इसको अपनी गवर्नमेंट कहेंगे, और तब जाके उसके बाद जो हम करेंगे उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और कन्फेस करेंगे कि ये हमारी पॉलिसीज़ पे हो रही हैं चीज़ें। अभी तो अपने आप को PDM के अंदर भी एक डिटैच करते हुए नज़र आ रही हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर इनकी हुकूमत नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तहरीक चलाएं मरियम बीबी। अगर इनकी हुकूमत नहीं है तो तहरीक चलाएं, क्योंकि आम आदमी तो परेशान है। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त तो महंगाई का जो सारा इल्जाम है गवर्नमेंट के ऊपर लगाया जाता था, अभी ये भी लगा लें। असल बात यह है कि नून लीग के अंदर जो है ना गुड कॉप खेला जा रहा है। जो गवर्नमेंट है वो इस एतबार से परफॉर्म नहीं कर पा रही कि ज़ाहिर है माशी हालात नहीं, आपके मुल्क में पैसे ही नहीं है, तो कोई वज़ीर आज़म अपनी जेब में से पैसे लगा कर तो नहीं डालता।
आपके मुल्क में इंडस्ट्री नहीं है, आपके मुल्क में टैक्सेशन का बड़ा मसला है, टैक्स और भी बहुत सारी इश्यूज है। तो ये एक स्ट्रक्चरल इश्यूज है, इनकी जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट के ऊपर आयद होती है। अभी इनकी गवर्नमेंट को 1 साल बमुश्किल हुआ है, तो जो मरियम साहिबा है वो अपने आप को डिस्टेंस कर रही हैं। क्या उन्होंने इस बात को डिस्टेंस किया कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो उसको नहीं खत्म करना चाहिए? अगर खत्म करने की हिमायत की है तो फिर किसके हक में की है? अपने पार्टी के सदर की हिमायत की है ना। और ये शहबाज शरीफ साहब तो उनकी अपनी पार्टी के सदर है, तो वो क्या कह रही है? ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग बात है, ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई दुरुस्त बात कर रही है। सही, ठीक है। रासई साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, अपना तबसरा हमारे साथ शेयर करने के लिए। नौशीन, इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मरियम साहिबा जो आई हैं बड़े एग्रेसिवली वापस आई हैं, कुछ सोच के आई हैं, कुछ प्रिपरेशन करके आई हैं, तो लेकिन एक हमाद अज़हर साहब का एक बड़ा मज़े का एक स्टेटमेंट है जो मैंने निकाल के रखा है, उन्होंने नून लीग के हवाले से दिया है, और उसमें सारी मेरे ख्याल से इनको जो अलमिया है नून लीग का सामने आता है, जिसमें हाउ दे नॉट गेटिंग अलॉन्ग ऑन सो मेनी डिफरेंट लेवल्स। अगर देखा जाए तो मैं पहले उनकी कोट पढ़ लेता हूँ, जो स्टेटमेंट है हम कोट अनकोट कर लेते हैं उसको। कैपिटल सफदर नून लीग के खिलाफ बोल रहे हैं, मरियम नवाज ने NRO हासिल करके चाचे को झंडी करा दी है, शाहिद खाकान मरियम को नहीं मानते, मिफ्ता भाई इसहाक डार को नहीं मानते, सलमान शहबाज मिफ्ता की तस्लील करता है, हमजा अलहदा नाराज बैठा हुआ है। ये नून लीग है या कोई ड्रामा? तो ये उनकी स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के अंदर तंज मजाक थोड़ा बहुत हम निकाल लें, बिकॉज चॉइस ऑफ वर्ड्स हमारे अज़हर साहब की है, लेकिन बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दे नॉट गेटिंग अलॉन्ग ऑन सो मेनी डिफरेंट लेवल्स। उनके जो सीनियर लीडर्स हैं वही अपनी एक डिसग्रंटमेंट दिखा रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सीनियर लीडरशिप ने जब बैक ऑफ किया, खुसूसन हम खाकान अब्बासी साहब के बारे में तो मतलब आंखें बंद करके कहा जा सकती है, क्योंकि उनके ख़ानदान का पुराना ताल्लुक है, उनके वालिद भी PMLN से जुड़े हुए थे, खुद वो भी, फिर वो वज़ीर आज़म भी रह चुके, इतनी बड़ी पोस्ट उन्होंने PMLN की सीट पे हासिल की, इसके बावजूद उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट की सिचुएशन पैदा हुई है। और जुमरात को इन दोनों की मुलाकात भी हुई है, 1 घंटे की मुलाकात हुई है मरियम की और खाकान अब्बासी साहब की, एंड उस घंटे के अंदर यही सामने इनके शफात आए हैं कि वो यही कह रही है कि मुझे आप गाइड करें, मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है, सो बीइंग ए सीनियर पार्टी लीडर वी डोंट वांट यू टू डिटैच योरसेल्फ, एंड मुझे आप गाइड करें और मैं आपके ही उसके अंदर। उसके बाद स्टेटमेंट ये आई है खाकान अब्बासी साहब की, कोट एंड कोट, कि अगर मरियम नवाज जो है वज़ीर आज़म बनी तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, पक्की छोड़ दूंगा। तो इससे मेरे ख्याल से जो बाकी मेंबरान हैं इनकी पार्टी के, उनके अंदर एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई कि अगर इतने बड़े बड़े लोगों को लिफ्ट नहीं कराई जा रही और वो बैक ऑफ कर रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, उनकी नाराज़गी का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो हम किस खेत की कंपैरिजन अगर हम एनालॉजी ड्रॉ करें, मिफ्ता साहब भी ऑलमोस्ट ऐसी ही टर्म्स पे नाराज़ हुए थे, और उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया था कि इसहाक डार किस बेसिस पे आके समथिंग विच वाज ऑलरेडी हैपनिंग, एक ऑनगोइंग प्रोसेस तो उसमें बीच में आ गए और उन्होंने टेक ओवर कर लिया, और अब जब टेक ओवर किया तो उसके बाद कुछ अच्छा तो नहीं हुआ, कुछ भला तो नहीं हुआ। स्पीकिंग ऑफ इसहाक डार साहब, हम ब्रेक लेते हैं छोटी सी, और इसके बाद हम इसहाक डार साहब के मामले पे आते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। किवान, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डार साहब की, और उन्होंने दिए हैं न्यू टैक्स इंक्रीज सजेशंस। सवाल ये उठ रहा है कि मिफ्ता साहब ने भी तो यही बात की थी, और उनको हटा के डार साहब को लाया गया स्पेशल चार्टर तैयारी के जरिए। विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, एंड क्या डार साहब की जरिए भी स्केप गोटिंग होगी? बिल्कुल। आई मीन इफ ही इज गोइंग टू सजेस्ट समथिंग लाइक दैट, तो पार्टी उससे कितना अपने आप को एसोसिएट करती है कि नहीं करती है, ये आगे देखना है हमें। और ये देखने के लिए हम ये जानने के लिए डॉक्टर सलमान शाह से बात करेंगे, जो कि साबिक सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब में और इकोनॉमिस्ट भी हैं, हमारे साथ इस वक्त कॉल पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। हमें ये बताइएगा कि आपकी राय में ये कैसा है कि डार साहब को लाया गया और उन्होंने भी एंड पे वही सजेशन दी, वही तजवीज़ कायम की जो पहले मिफ्ता साहब दे चुके थे, तो फिर ये पूरी एक ड्रिल करने की क्या ज़रूरत थी और इतनी तकलीफ़ उठाने की क्या ज़रूरत थी? आपका इस हवाले से जो है वो क्या स्टांस है?
देखिए ये तो टिपिकली पाकिस्तानी स्टाइल है कि बार बार एक ही गलती करते हैं। आप देखें कि जब मिफ्ता साहब को लेके आए थे तो मिफ्ता साहब की भी कोई तैयारी नहीं थी इकोनॉमी को मैनेज करने की, और जो चीज 4 हफ्ते लगने थे प्रोग्राम बनाने के लिए, तो उनको तकरीबन 5 हफ्ते लगे हैं। और उस दौरान पाकिस्तान का मीटर जो था रिजर्व्स का चलता रहा, और जब मिफ्ता साहब आए तो उससे पहले पाकिस्तान के रिजर्व तकरीबन 21-22 अरब डॉलर के थे। और फिर जब ये रिजीम चेंज के साथ साथ सारे डॉलर्स पाकिस्तान में आने बंद होने शुरू हुए, पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम ऊपर जाना शुरू हुआ, तो मिफ्ता साहब 5 दिन लगाए अपना प्रोग्राम करने में। उसके बाद उनको हटा दिया गया। जाहिर है कि वो पार्टीज के जो हुकूमत है वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं थी, और वो उन्होंने अपनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनको दार साहब में था, तो दार साहब ने भी मिफ्ता साहब का प्रोग्राम ख़त्म किया। और दार साहब ने उस वक़्त भी जो 4-5 महीने जब जो दार साहब ने गुजारे हैं, उसमें तो डॉलर बिल्कुल ही नायाब हो गया, और बिल्कुल आपके रिजर्व जो है वो 3 अरब डॉलर से भी नीचे। और उन्होंने जो दार पैग लगाया था वो बुरी तरह नाकाम हुआ। उसकी वजह से डॉलर की फ्लो बिल्कुल बंद हो गई। रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स, कुछ भी जो था वो बुरी तरह मुतासिर हुआ, और ब्लैक मार्केट में डॉलर सारा चले गए। और ये एक ऐसा झटका लगा, और IMF भी उससे नाराज हो गई। उन्होंने इस हद तक इंडिकेट किया था कि वो प्रोग्राम नहीं होगा। तो अब बड़ी मुश्किल से ये प्रोग्राम हुआ है। तो अब ये देखने की बात है कि कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा। अभी तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, इसके बाद और बहुत सी चीज़ें जो करनी हैं आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, आपने पॉलिटिकल क्राइसिस को सॉल्व करना है, आपने इन्वायरमेंट बनानी है कि इकोनॉमी सही तरीके से चल सके। तो वो चीज़ें तो नज़र नहीं आ रही होते हुए, बल्कि उल्टे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी बहुत इसमें क्लैरिटी भी हम चाहेंगे हमारी नाज़रीन की कंजप्शन के लिए कि ये मिनी बजट की इम्प्लीमेंटेशन हमारे इकोनॉमी को मद्देनज़र रखते हुए नेसेसरी है, क्यों ज़रूरी है कि ये मिनी बजट की टैक्सेशन की इंक्रीजेज, इन सारी चीज़ों की जो इंक्रीमेंट लगा है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर? इससे बेहतरी किस सूरत में आएगी? बोझ तो आवाम पे है, लेकिन हमारी माशी हालात में बेहतरी किस सूरत में आएगी इस मिनी बजट को इम्प्लीमेंट करने के बाद? अगर आप पहली बात है कि ये मिनी बजट क्यों दिया गया, वो इसलिए दिया गया है कि आपके जो हुकूमती अखराजात हैं वो हुकूमती रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा हैं, और इसलिए उसकी वजह से एक कर्जों का सिलसिला वो तेज़ हो जाता है। तो IMF प्रोग्राम में एक शर्त कि आप हुकूमती अखराजात को हुकूमती टैक्सेस से पूरा करेंगे। तो आप अखराजात बनाएंगे तो टैक्स ऊपर जाएंगे, और ये मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि अगर 170 बिलियन के आपने टैक्स लगा दिए और अखराजात हैं वो और बढ़ गए, तो उसके मुताबिक फिर आपको और टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप टैक्स नहीं लगाना चाहते तो फिर आपको अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे। जहाँ अखराजात कम किए जा सकते थे उनकी एक टेंजिबल किस्म की मेरे ख्याल से जो एक लिस्ट पूरी सामने आ जानी चाहिए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे ऑस्टेरिटी दिखाई जा सकती थी गवर्नमेंट की तरफ से। एटलीस्ट जो बोझ अब आवाम पे डाला जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि ये बोझ आवाम को उठाना पड़ेगा, सियासतदान क्या बोझ उठा रहे हैं इस सिलसिले के अंदर, इस पे अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की है। और आवाम मेरे ख्याल से अब इतनी अवेयरनेस के बाद जानना भी चाहेगी कि ये जो अखराजात हैं जो कम हो सकते हैं, ये सियासतदानों की तरफ से इनके अखराजात, इनके ऑफिसेज, इनकी गाड़ियाँ, इनका पेट्रोल, ये सारी चीज़ें कितनी कम हो रही है। कैबिनेट का इजलास होता है, खाली उसके जो लंच पे जो अखराजात होते हैं, या कभी कभी वो रात तक भी जाता है, तो उसके भी अखराजात हैं, वो कहाँ से पूरे हो रहे हैं?
आवाम जानना चाहेगी। अगर तो हमारे टैक्स के पैसों से हो रहे हैं तो फिर हमने उनको भी कितनी मर्तबा लाइफस्टाइल चेंजेस की बात की आवाम के हवाले से सही कि अब हालात कुछ ऐसे कि लाइफस्टाइल चेंजेस होने चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे लाइफस्टाइल चेंजेस कितने ज़्यादा हैं? भी के लिए जो लाया है अमल है, हमें कुछ ख़ास नहीं नज़र आ रहा, कुछ तब्दीली वाक़ई होती नज़र नहीं आ रही। आप क्या समझते हैं कि अब डार साहब से जो एक न्यूज़ एक और सरफेस कर रही है इस्तीफ़ा मांगने की, और कहा यह जा रहा है कि उन पर प्रेशर अब आहिस्ता आहिस्ता पार्टी की तरफ से बिल्ड हो रहा है कि शो रिजल्ट्स, अदरवाइज अवाम को फिर हम मायूस नहीं कर सकते। तो आप क्या समझते हैं कि फिर ये एक और एक्सपेरिमेंट होगा? अब डार साहब की जगह और कौन रह गया है जिसको लाया जाएगा और जो कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है दुरुस्त हो जाएगी? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, तो एक कौशल भी और ये कोलिशन पीडीएम कोलिशन का एक फेलियर है, और आई थिंक ये अब ये पैच वर्क से तो काम नहीं चलेगा। आई थिंक इनके लिए बेहतरी यही होगी कि जल्दी से जल्दी इलेक्शंस की तरफ जाएं और चीज़ें एक केयर टेकर गवर्नमेंट को दें, और उसके बाद इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट आए वो आके सारे रिफॉर्म्स करे। लेकिन जितनी देर ये लटके रहेंगे पावर में, उतनी देर हमारा मसला जो है वो मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद तो ये है कि IMF के साथ हमारे ये एग्रीमेंट हो जाएगी, लेकिन उसके पर भी थोड़े बहुत अभी भी अनसर्टेनिटी है। तब ये बोर्ड से अप्रूवल नहीं आती, उस वक्त ये चीज़ें इसी तरह चलती जाएगी। पाकिस्तान का जो रिस्क है इसी तरह रहेगा, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसको अगर आपने ठीक ना लिया फिर मुझे शक क्या मुझे खतरा है कि ये इकॉनमी जो है रिकवर नहीं करेगी। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें अब करने की ज़रूरत है, लेकिन एक इनकम्पेटेंट गवर्नमेंट के बस की बात नहीं थी। अब एज अ कंट्री हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसलिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे आउट जो वो इलेक्शन ही है, इलेक्शंस करा के फिर आगे इकोनॉमिक में और एक पॉपुलर गवर्नमेंट को मैंडेट को गवर्नेंस का वो आपके सारी की जरूरत है। अदरवाइज पाकिस्तान की इकोनॉमी इससे वर्स्ट कंडीशन में नहीं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, फोकेरू टेलीविजन अपना तबसरा हमारे साथ शेयर करने के लिए। इलेक्शंस के हवाले से पोस्ट कर रहे हैं कि दैट इज़ दी ओनली वे आउट नौशीन। इलेक्शंस के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोर्ट के सामने बोला, जजेस के सामने बोला, सिक्योरिटी मांगते हैं तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी देने से इनकार हो जाती है। फिलहाल पैसे मांगते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि पैसे नहीं दे सकते हम आपको इलेक्शंस के लिए। जजेस से आरओज मांगे गए तो आरओज भी नहीं प्रोवाइड किए गए इलेक्शंस के लिए। में नहीं है सपोर्ट कोई कर नहीं रहा। जब इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन करवाने वाला माहौल बनेगा नहीं। एंड ये चीफ इलेक्शन कमीशन अगर बता रहे हैं कि उनके सामने ये रुकावटें रखी जा रही हैं एंड इलेक्शन करवाना उनके लिए इसकी वजह से मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से तो जो स्ट्रैटेजी यही नज़र आ रही है जो पिछले प्रोग्राम में हमने ज़रार खोड़ो साहब से भी डिस्कस किया था कि जब तक परसेप्शन पीडीएम की या फिर पीएमएलएन की बेहतर नहीं होती आवाम के अंदर, जब तक इनकी पॉपुलैरिटी का बार थोड़ा बहुत ऊपर नहीं जाता, तब तक इलेक्शन का माहौल बनता हुआ नजर नहीं आता। क्योंकि अगर आज इलेक्शन कराएं, फॉर दैट मैटर महीने बाद भी कराएं, वी ओनली सी वन पार्टी विनिंग which is not taking decisions right now, लेकिन which is expected to take better decisions। वो और बात है कि अगर आप पीटीआई की भी बात करें और पार्टी किसी मेंबर से पूछें कि भाई आपके पास सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन किसी के इस वक्त किसी के पास कोई लाया अमल नहीं है, लेकिन वही किसी चीज के लिए लेफ्टिस्ट की तरफ एक टिल्ट इसलिए नजर आ रहा है कि ये नहीं तो यही सही वाला एक माहौल। वही बात है, द लेसर इविल हम यहाँ पे यही कह सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि जो आंखें नहीं खोलेंगे अभी भी और प्रॉपर डिसीजंस राइट टाइम पे नहीं लेंगे, तो मेरे ख्याल से कि ये हालात मज़ीद बदतरीन हालात होते जाएंगे। जैसे कुछ दिन पहले भी दोबारा से खान साहब ने एक बात कही कि हम श्रीलंका बन चुके हैं, हम बनने जा नहीं रहे, हम बन चुके हैं। श्रीलंका में हम सबको मालूम है कि पिछले साल क्या हुआ। इकॉनमी ही सबसे बड़ी जो है वो वजह होती है सोशल अनरेस्ट की या सिविल अनरेस्ट की। अल्लाह ना करे ऐसे कोई मौके पैदा हो। क्या हमारी आवाम इस तरह बाहर निकलने के लिए तैयार है अभी? किवान अभी देखें कि जो महंगाई का अभी मिनी बजट पेश हुआ है, अभी हम उस पर थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेते हैं कि पेट्रोल जो है आपका 22 रुपये बढ़ गया है। अगर कोई बस से भी सफ़र कर रहा है तो वो भी रो रहा है, जो अपनी गाड़ी लेके जा रहा है वो भी रो रहा है। आपके ड्यूटी इंक्रीज़ हर चीज़ पे जो है वो
चढ़ती जा रही है। हमारे खाली जो रोज़मर्रा खाने पीने की अशिया हैं, दूध, जूसेस, अंडे, उन पे जो है वो टैक्स इंक्रीज हो गया है। अवाम की चीखें निकल रही हैं लेकिन अवाम नहीं निकल रही, वो अलग बात है। अवाम बाकी सब कामों के लिए निकल रही है। एग्जैक्टली या फिर अवाम निकलना बंद करे ताकि नजर आए कि एक बोझ है और इसकी वजह से नहीं निकल रहे। 272 पे पेट्रोल आ गया और हम खरीद, मेरे ख्याल से 300 तक की बर्दाश्त है हमारे में। आप यकीन करेंगे कि एक ज़माना था जिसमें आप टमाटर 500 रुपये तक किलो हो चुके हुए थे, और ये बहुत पुरानी बात है जब 500 रुपये के टमाटर होना इज़ लाइक अनहोनी बात। लोगों ने बॉयकॉट नहीं किया। ताजिर बरादरी ने कहा, उन्होंने खुद कहा कि आप दानों को भी समझ आ गई है कि बर्दाश्त माशाल्लाह हमारी बहुत है। कंज्यूमर पावर, आप इसको बर्दाश्त नहीं, हम उसको कंज्यूमर पावर बोले। मैं तो कहती हूँ इन्वेस्टर्स आए और अवाम में इन्वेस्ट करें, आपको यहाँ से पैसा मिलेगा। शौकीन का जो एक होता है ना, एक जो लेवल होता है उसका अंदाजा नहीं है। आज बल्कि मैं सुबह एक ट्वीट पढ़ रही थी ख्वाजा आसिफ साहब की, और उन्होंने दरख्वास्त की कि बड़ी बड़ी जो हमारी दबंग किस्म की शादियां हो रही हैं जिसमें कि डिज़ाइनर कपड़े बनवाए जा रहे हैं और डिज़ाइनर सेटअप लगवाए जा रहे हैं, खुदारा इसको कम कर दें, इन खर्चों को, अखराजात को कम कर दें, वरना हम सब मिल के जो है वो हाथ मलते रह जाएंगे और रोते रह जाएंगे। लेकिन अवाम है कि बात नहीं आ रही। कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, वरना कॉफी शॉप के बाहर लाइनें लगी रहेंगी। बिल्कुल, और सोने के सिक्कों की बेलें देती रही है। एक साइड पे कॉफी शॉप के लिए लाइनें लगी हुई हैं, एक साइड पे पीएसएल पे बहुत ज्यादा खर्चा है। शादियों में बेलें जो है वो अब सोने के सिक्कों में होने लगे। आपने वो वीडियो नहीं देखी, काफी वायरल है, जो कि गुजरांवाला में वही मुल्क है। एंड इसी मुल्क के अंदर हालात इकोनॉमिकल लेवल पे देखें तो बहुत खराब भी है, लेकिन इसी मुल्क के अंदर अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो घरों के अंदर पैसे हैं लेकिन गवर्नमेंट के पास नहीं है। हमारी आवाम जो है वो अमीर है, हमारी हुकूमत जो है वो गरीबी गुर्बत का शिकार है। तो दोनों को जो है एक दूसरे के साथ मिल के बैठ के कुछ चीज़ें एक दूसरे की समझनी होंगी, उस पर चलना होगा। यहाँ पे लेते हैं हम छोटा सा एक ब्रेक। वक्फे से वापसी पे हम कुछ इंटरेस्टिंग गुफ्तगू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। केवल पिछले दिनों एक कोई स्टेटमेंट है वो काफ़ी सरफेस कर रही है, स्पेशली ट्विटर पे एक पॉडकास्ट के हवाले से, और वो मामला इसलिए उठाया गया क्योंकि कराची में एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक वाक़या हुआ जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स जो मुशायरे की दावत दे रहे थे अपने बाकी स्टूडेंट्स को कैफेटेरिया में, वहाँ पर कुछ जमात इस्लामी के हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और वो थोड़ा ऑफेंड हो गए और वो पार्टी आपस में जो है उलझ पड़ी और बात जो है हाथापाई से खून खराबे तक पहुंच गई। अब इस चीज़ को जो है वो फिर मामले को उठाया गया और जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं जमात इस्लामी के एक सीनियर मेंबर हैं, उनको फिर बुलाया गया और उनसे ये बात की गई कि अगर इस तरह से कोई आपकी पार्टी का मेंबर करता है तो नंबर 1 क्या पार्टी की इजाज़त से करता है, अगर नहीं करता तो उसके खिलाफ क्या FIR दर्ज कराई जा सकती है। बड़ी क्लैरिटी की जरूरत है कि एक पार्टी की पॉलिसी है, एग्जैक्टली क्या इसके बेसिस पे उनका रिएक्शन देना जायज़ है। अगर पार्टी की पॉलिसी नहीं है तो पार्टी इस हवाले से अकाउंटेबिलिटी कैसे करेगी उन मेंबरान की जो अपने आप को पार्टी से एसोसिएट करते हैं। बेशक एक स्टूडेंट बॉडी है, पुलिसिंग इसको कहते हैं दूसरे लफ्जों में, कि वो मॉरल पुलिसिंग किस बुनियाद पे कर रहे हैं लोगों की, वो भी ऐसी चीज़ पे जो कि हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल बेज़रर है। यानी मुशायरे में लोगों को दावत दी जा रही है तो अपने कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, उसको इस्लाम के ख़िलाफ़ एक चीज़ करार देकर, और फिर मेरे ख्याल से थोड़ी सी हमारे इस्लाम की भी थोड़ा सी तौहीन है इसमें। मैं तो ये समझती हूँ कि सख्ती इस हिसाब से नहीं की गई। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह से पॉलिसी को डिज़ाइन करके और फिर अपने हाथ में कानून को लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राव ज़ुबैर साहब, ये भी सीनियर रहनुमा है जमात इस्लामी के, सेक्रेटरी जनरल हैं। राव साहब, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया। जी राव साहब, पिछले दिनों जो एक नाखुशगवार वाक़या हुआ और उसकी रोशनी में फिर हाफिज़ साहब ने भी एक पॉडकास्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दी और बहुत ओपनली उन्होंने ही कहा, जो कि पहली दफ़ा हम समझते हैं कि एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया गया और इस बात का को एक्नॉलेज किया गया, गलती मान कर ये कहा गया कि हमारी जमात का कोई भी शख्स अगर ऐसा करता है, मॉरल पुलिसिंग करता पाया जाता है, खुसूसन कोई लड़के, तो उनके खिलाफ कोई भी FIR दर्ज करवा सकता है कहीं। हमें ये बताइए कि क्या पार्टी इस पॉलिसी के बाद इस पर अमल कर रही है, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो नाखुशगवार वाक़या हुआ उसके हवाले से हमें कोई FIR दर्ज होती हुई नज़र नहीं आई। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कि मेरे इल्म में कोई ऐसा वाक़या अभी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो कराची का हो सकता है कि
होगा, लेकिन हमारा जो स्टूडेंट विंग पाकिस्तान के तमाम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में काम करता है, और दिस इज़ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट विंग ऑफ पाकिस्तान। और इस्लामी जमीयत तलबा का अपना एक दस्तूर है और इसमें अपना एक मैकेनिज़्म है जिसके तहत इनके यहाँ इलेक्शंस होते हैं और एक पुरानी बॉडी जो है वो चली जाती है, नई बॉडी आ जाती है और बहुत स्मूथली ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो विद इन स्टूडेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी के अंदर दोनों तरह की चीज़ें मौजूद हैं। वो तमाम प्रोसेस भी मौजूद हैं कि जिसके तहत स्टूडेंट्स जो हैं वो जमीयत को ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी का पूरा प्रोसेस मौजूद है। जमीयत की अपनी एक शुराई निज़ाम है और इनका सेंट्रल लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर तमाम फोरम्स मौजूद हैं जहाँ पर इस्लामी जमीयत तलबा खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी भी करती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कोई भी वाक़यात हों और उसमें जमीयत के नाम को या जमात के नाम को इस्तेमाल किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि माजी के अंदर जितने भी कोई ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जहाँ पर, चूँकि ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और स्टूडेंट्स के अंदर झगड़े होना एक नेचुरल सा फिनोमेना है, लेकिन उसके बावजूद जब आप किसी ऐसी पार्टी के साथ वाबस्ता हों जिस पार्टी का मोटो ये हो कि वो इस्लामिक टीचिंग्स को स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो फैलाती भी है और उसकी बेस के ऊपर उनकी करैक्टर बिल्डिंग करती है, तो ख़ास तौर पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर कोई ऐसे लोग एसोसिएट हो जाएं कि जो ऐसी पॉलिसिंग करने लग जाएं कि जिससे लोगों के जो एक नज़्म व ज़ब्त है, एक डिसिप्लिन जो है वो सोसाइटी का वो डिस्टर्ब हो जाए, तो हमने तो हमेशा उस तरह के मामलात के हवाले से ये बात रखी है कि ऐसे कारकुनान को हमेशा मुतनब्बे भी किया जाए। और अगर कोई बाज़ औक़ात ये भी होता है, बिकॉज कि मैं खुद भी पंजाब यूनिवर्सिटी का जमीयत का नाज़िम भी रहा हूँ, पाकिस्तान में भी रहा, हमने देखा कि कई बार हमारे नाम को इस्तेमाल करके ऐसे तलबा के जिनका जमीयत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि जमीयत इज द ओनली स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टूडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान। और हमारे मुल्क का एक रूल है कि जो जहाँ पे पावरफुल होता है उसके नाम को इस्तेमाल किया जाता है। और जमीयत चूँकि पाकिस्तान की सरकारी और गैर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहरहाल एक अच्छा मकाम रखती है, एक अच्छी पावर रखती है, एक अच्छी अफरादी क़ुव्वत रखती है, मल्टीपल किस्म की करैक्टर बिल्डिंग की और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाती है, तो वहाँ पर ज़रूर लोग ये चाहते हैं कि इनकी एसोसिएशन इस तरह की पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो। और जब उनको उस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वो एक पॉलिटिकल पोजीशन चाहते हैं वो नहीं मिलती, तो वो बाज़ औक़ात फिर ऐसे लोग गलत ऑर्गेनाइजेशन के नाम को इस्तेमाल करके, क्योंकि उसमें उनका नाम नहीं आ रहा होता। अभी भी जो वाक़या जिसका आप जिक्र कर रही हैं, यकीनन इस वाक़े में कौन लोग मुलव्विस हैं इसका नाम तो किसी को भी नहीं पता होगा, लेकिन पार्टी का नाम जो है वो सामने आ जाता है। अच्छा तो राव साहब बताइए, पार्टी इस लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे अगर कोई एक स्टेटमेंट दे दे, पार्टी की आप सेक्रेटरी जनरल हैं, आप अगर एक स्टेटमेंट दे दें कि इस तरह के वाक़यात के अंदर जब मॉरल पुलिसिंग नज़र आती है और आपकी पार्टी का नाम यूज़ किया जाता है, तो पार्टी इसको रिजेक्ट करके काफ़ी चीज़ें डिसेंसिटाइज भी कर सकती है, न्यूट्रलाइज भी कर सकती है। तो इस खुसूसन इस वाक़ये के हवाले से पार्टी क्या एक स्टेटमेंट देगी जो मुशायरे को रिजेक्ट करके उस पर एक लड़ाई हो गई? मेरा ख्याल है कि माजी में भी हमारी बेतहाशा स्टेटमेंट्स जो हैं वो बाकायदा अखबारात का भी हिस्सा हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह का भी हिस्सा रही हैं, कि हमेशा ना सिर्फ डिसओन भी किया है, लेकिन अगर कोई ऐसे लोग निकले भी हैं किसी वाक़यात में तो पार्टी ने उनकी अकाउंटेबिलिटी भी की है। और इस वाक़े के हवाले से तो मेरा ख्याल है किसी किस्म की दो राय है ही नहीं कि अगर कोई ऐसा वाक़या कि जिसमें कोई ऐसी चीज़ हुई है कि जिसमें किसी को बगैर किसी वजह के किसी डिसिप्लिन को कहीं के भी ख़राब किया गया है और कोई बदतमीज़ी की गई है या कोई वाक़या हुआ है, तो उस पर मेरा ख्याल है कि कराची की जो हमारी जमीयत है उनके लोगों ने ऑलरेडी इस हवाले से कोई ना कोई बात पॉलिसी स्टेटमेंट दी होगी। लेकिन मैं पार्टी लेवल के ऊपर ये समझता हूँ कि ऐसे वो लोग कि जो इस्लामी जमीयत तलबा का नाम इस्तेमाल करके किसी ऐसे अमल के अंदर मुलव्विस होते हैं, अगर वो पार्टी का हिस्सा है तो पार्टी की अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के तहत उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और अगर वो पार्टी का हिस्सा ही नहीं है और सिर्फ जमीयत का नाम यूज करके पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि उसके ऊपर पार्टी का कोई लॉ तो नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे लोगों की निशानदेही होनी चाहिए ताकि उनकी जो भी एक ड्यू अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है सोसाइटी के अंदर उसके मुताबिक चीजें। ज़ुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए एंड इस मामले के ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। एंड मेरे ख्याल से क्लैरिटी पार्टी की सीनियर मेंबर की तरफ से जब आ जाती है तो काफ़ी चीज़ें डी एस्केलेट भी हो जाती हैं, क्योंकि जैसे कि उन्होंने मेंशन किया काफ़ी लोग
पार्टी की आड़ में आके कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिससे पार्टी की पॉलिसी का कोई ताल्लुक होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंतजार फैलाने के लिए लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वाकई के शवाहिद कभी कभी सही नहीं भी मिलते, वो पार्टी मेंबरान नहीं होते, कोई और लोग होते हैं, लेकिन नाम जो है बदनामी के लिए लगा दिया जाता है। नौशीन, जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, एक लड़ाई की वीडियो आप बनाएं, बेशक आपने जहाँ से भी निकाली एंड उस लड़ाई के ऊपर आप एक कैप्शन लगा दें कि ये वो लोग हैं और ये वो लोग हैं, आपको यकीन करना पड़ेगा और उसके ऊपर हम बड़े बड़े तबसे कर देते हैं। बिल्कुल। और तो इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना भी मेरे ख्याल से कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है कि एक कोई इस तरह का झगड़े की वीडियो जो है वो मुख्तलिफ कैप्शंस के साथ जो है वो वायरल बैकग्राउंड स्टोरी पता नहीं होती लोगों को। तो ये भी मेरे ख्याल से एक चीज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि एक तो हाफिज़ नईम साहब ने खुद इस बात को एक्नॉलेज किया है, रियलाइज़ किया है कि अगर ऐसा कुछ होता है, जो कि माजी में हम देखते चले आ रहे हैं, हम भी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे, हमारे भी यूनिवर्सिटियों में कुछ इस किस्म के वाक़यात आपको भी मालूम होगा, हमें भी है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता रहा है। तो उन्होंने रियलाइज किया। नहीं, हम फड्डे नहीं होते थे, हम देखते थे होते थे और हम देखते थे, लेकिन उस वक्त हम थोड़ा सा डरते भी थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते थे। जिसके साथ ज्यादती हुई है वो खामोश हो जाता था। अब हमने देखा है कि पार्टी की क़यादत ने खुद बोला है। सियासतदानों के लिए जेल गुजारना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है ना, उसी तरह स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अगर फड्डे से आप नहीं गुजरे ना, तो मेरा मतलब वो असल तजुर्बा ही फड्डे से आता है। मैंने भी 2 फड्डे देखे, वरना क्लास से तो हर कोई लेता है। ये नहीं होता था कि मैंने मारा कितना, उसमें होता था कि मुझे मार कितनी पड़ी। वो शो मारी जाती थी कि भाई बर्दाश्त मेरी कितनी है। फिर उसके बाद बंदे कितने इकट्ठे किए और लेकर गए, ये भी एक अलग। लेकिन बात सही है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जज्बात बिल्कुल जी पीक पे होते हैं, किसी भी चीज़ से ट्रिगर हो जाते हैं, फिर उसके साथ जो फॉलो करते हैं ट्रेंड को, उनको पता नहीं होता कि मसला क्या है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड लेटिंग द फ्रस्ट्रेशन आउट, वो एक ऐसी चीज़ का हिस्सा बन जाता है। थोड़ा सा मैं ये भी बोलूँगी कि कुछ माहौल हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग आते हैं, मुख्तलिफ माहौल लेकर आते हैं। जब उनका एक्सपोजर उस माहौल की तरफ नहीं इतना ज़्यादा होता जो यूनिवर्सिटीज़ में वो देखते हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो भी ट्रिगर हो जाते हैं। और इस सिलसिले में मेरे ख्याल से यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी बनती है कि वो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को पहले जो है वो एक्नॉलेज कराएं, एक दूसरे के साथ उनको बिठाएं और इस चीज़ में एजुकेट करें। हम ये मशवरा दे सकते हैं आगे यूनिवर्सिटीज़ की मर्जी, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है ऐसा करना कि हमारे जो आपस के कल्चर्स हैं उनमें जो है वो बिल्डिंग ब्रिजेस वाला सीन हो, ताकि इस तरह के जो है वो वाक़यात वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ से जब आप एक दे देंगे एक्सपोजर जिसके बारे में उनको पता भी नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, तो उनकी जो एक लैक ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। कॉम्प्लेक्स ट्रिगर होता है, जब कॉम्प्लेक्स ट्रिगर होता है तो अंदर फिर फ्रस्ट्रेशंस निकलती है, ये हम में से नहीं है, इसका मतलब है हमारे खिलाफ है। तो फिर एक पोलैरिटी नजर आती है मुझे। और फिर जहाँ पे फिर आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है, वहाँ फिर ये कह दिया जाता है कि जी हमारे मजहब में ऐसा नहीं है, तो वो फिर अगला बंदा और ट्रिगर कर जाता है। मेरे ख्याल से वक्त बहुत बदल चुके हैं, अब हर शख्स को समझ है अपने अपने मामलात की, तो मेरे ख्याल से कि इन मामलात को ना ही छेड़ा जाए और अपने काम से काम रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें मेरे ख्याल से सबसे अच्छे रोल मॉडल हमारे सियासतदान ही बन सकते हैं, अगर वो मजहब का कार्ड ना अपनी मर्जी से यूज़ करना बंद करें। बिल्कुल, क्योंकि फिर उसको सामने रख के हर कोई अपने लिए फिर ये निकाल लेता है रास्ता कि जिन्होंने भी तो कहा था, तो फिर हम भी कहेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वक्फे से वापसी पे हमारे पास कुछ मज़ेदार सी खबरें हैं क्रिकेट के हवाले से और एंटरटेनमेंट के हवाले से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं लम्हा खबरिया, मेरा नाम है कैवान हामिद, मेरे साथ मौजूद है नौशीन। बात करते हैं थोड़ी बहुत क्रिकेट की, पीएसएल के हवाले से बात करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो ऑब्वियसली K2 टेलीविजन के पार्टनर्स भी हैं इस पीएसएल के अंदर, 8th एडिशन के अंदर, दोनों का साथ साथ जी एक चल रहा है सिलसिला। कल ही बल्कि थर्सडे को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स के खिलाफ फतह हासिल किया। पहला मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड का PSL 8 का, इसके अंदर काफ़ी नुमाया परफॉर्मेंसेज रही। कॉलिन मुनरो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसके अलावा जो डेब्यू कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आजम खान, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है आजम। अस्सलाम वालेकुम। आजम, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो थर्सडे की रात को जो आपका कराची किंग्स के साथ पहला मैच हुआ PSL 8 का, वो आपने विक्ट्री से आगाज़ किया और आपका भी इस टीम के साथ जो पहला मैच है उसमें यू परफॉर्म रियली वेल हुआ। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच जी, काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। आजम, थोड़ा बहुत बताइएगा कि आप पहले क्वेटा की टीम का हिस्सा रहे, उनके साथ भी खेला। हाउ इज़ द एनवायरनमेंट डिफरेंट
फ्रॉम योर प्रीवियस फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का हिस्सा बन के आपको कैसा फ़र्क क्या महसूस हो रहा है? जी आपको पता ही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मुझे जब भी मेरे बुरे टाइम में उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन क्योंकि ब्रेकआउट सीजन जो मेरा था वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ ही था और मैंने ये हमेशा बताया कि क्वेटा विल ऑलवेज रिमेन माय फर्स्ट टीम, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्रेक थ्रू दिया PSL में। बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत ट्रस्ट शो किया मुझ पे और मेरी एबिलिटीज़ पे, तो इस्लामाबाद का भी जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। बाकी आपको पता है कि जब आप एक एनवायरनमेंट से निकलते हैं जहाँ पे आपके ऊपर एक एडेड प्रेशर होता है अपने वालिद साहब का, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में काफ़ी लोग इस पे नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव साइन था मेरे लिए एक टीम चेंज करना, क्योंकि उसमें फिर मुझे आइडिया था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना होगा हर जगह, क्योंकि जब आप एक नई फ्रेंचाइज में जाते हैं तो आपका हमेशा से माइंडसेट यही होता है कि मैं अपनी टीम के लिए परफॉर्म करूँ और अपनी जगह बनाऊँ। आज़म, अभी आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेल के आए हैं, वहाँ भी आपकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही हैं, वो भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। तो उस लीग को अगर आप कंपेयर करें नाउ प्लेइंग इन द PSL, वो जो एक परफॉर्मेंस आपकी रही है उसका क्या असरात रहे अब आपकी कल की जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर? जी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में देखें मेरी फॉर्म काफ़ी अच्छी लगी हुई थी और बहुत नाइसली बॉल टाइम हो रहा था वहाँ पे, लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द PSL, तो PSL में आपको पता है बॉलिंग स्टैंडर्ड हमेशा से बहुत अच्छा रहता है और PSL में हर टीम के पास माशाल्लाह से जितना हमारे पाकिस्तान में बॉलिंग टैलेंट है, तो हर टीम के पास 3 से 4 बॉलर्स ऐसे होते हैं हु कैन ईजिली क्लिक 140। तो वहाँ पे जब वो कंसिस्टेंट बॉल करते हैं उस लाइन पे और उस पेस के साथ, तो बैट्समैन के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन क्रेडिट गोज टू द ग्राउंडमैन जिन्होंने इतनी अच्छी विकेटें तैयार की हैं इस साल। तो काफ़ी अच्छे मैचेस हो रहे हैं और काफ़ी लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट मैचेस के लिए भी। आज़म, कल की जो आपकी आउट होने वाली शॉट थी, इट वाज अ ब्यूटीफुल शॉट, लेकिन अनलकी रहे। टॉक अस थ्रू दैट, जब आप आउट हुए तो वर यू सरप्राइज कि ये वैसे शॉट जो लगी थी उसके बाद आउट होना एक्सपेक्टेड नहीं था? नहीं देखें, जब आपकी इंटेंट अच्छी होती है ना, जब आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलते हैं तो आप कोशिश यही करते हैं कि आप अपनी टीम के लिए रन बनाते जाएं। कि जब आपको बॉल दिख रहा होता है अच्छा और आपको पता है कि बैट बॉल को बाउंड्री पे ही पहुंचाना है, तो मेरी कोशिश भी यही थी। मुझे लगा कि वो बैट बॉल था, लेकिन टाइम बिट वेल बट डिडंट गेट द एलिवेशन, तो बट इट्स ऑलराइट, क्योंकि देखिए टीम को वहाँ मेरी जहाँ पे जरूरत थी वहाँ मैंने उनके लिए परफॉर्म किया है और उन्होंने काफ़ी ट्रस्ट शो किया है मुझ पे कि जिस नंबर पे मैं खेलता हूँ वहीं पे मुझे खिलाते हैं और काफ़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे के मैचेस भी इसी तरह अच्छे जाते हैं। आज़म, हमें जाते जाते बताइएगा कि कराची के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद का जीतना जो है वो क्राउड के लिए कैसा था? क्या वहाँ पर कुछ खामोशी थी, गमगीन सी सिचुएशन थी? क्योंकि ज़ाहिर बात है कराची किंग्स जो हैं उनकी एक बड़ी सपोर्टिव एक वहाँ पे क्राउड है उनके लिए, होम ग्राउंड था, तो होम ग्राउंड पे उनके लिए वो भी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ जीतना हारना, वो उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? देखिए आपको पता है कि लास्ट ईयर भी जब हम कराची किंग्स के साथ खेले तो काफ़ी इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड होता है, और इवन जब हम कराची के साथ लाहौर में भी खेले थे तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा क्राउड आया हुआ था। तो जब आप अच्छे क्राउड के सामने खेलते हैं तो एज अ प्लेयर भी आपको बहुत मज़ा आता है। और हम बेसिकली हमारी टीम की हमेशा से यही अप्रोच रहती है कि हम फेयरलेस क्रिकेट खेलें। लास्ट टाइम हमारे कुछ लैप्सेस हुए थे टूर्नामेंट्स में जहाँ पे काफ़ी प्लेयर इंजर्ड भी हो गए थे, लेकिन इस साल काफ़ी स्मार्टली डिसीजन हमने बनाए हैं कि सबको एक स्पेसिफिक रोल दिया हुआ कि आपका रोल क्या है, तो उस रोल पे जब आप पूरा उतरते हैं तो फिर आप मैचेस देखते हैं और फिर बड़े क्राउड के सामने खेलने का और वहाँ परफॉर्म करने का वैसे भी मज़ा आता है। बाकी हम लोग इतना वो नहीं सोचते कि क्राउड को बुरा लग रहा है, वो सब हम कोशिश यही करते हैं कि हम हमारी जो इंटेंट है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहे और हम लोग इसी तरह क्रिकेट खेलते हैं। सही। आज़म, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच आज़म खान, हमें वक्त देने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैच टुमारो विद मुल्तान सुल्तान एज वेल। एंड हमारे लिए तो खुशी की बात है कि हमारी टीम जीती है। हमारे लिए बिल्कुल खुशी की बात है। एक अच्छे नोट पे स्टार्ट हुआ है हमारे PSL का इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। K2 इज़ ऑब्वियसली रीजनल मीडिया पार्टनर ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, एंड साथ साथ जो हमारा अपना एक भाई है, बड़ा भाई खैबर नेटवर्क के अंदर, खैबर TV AVT खैबर,
उसका रीजनल मीडिया खैबर टीवी इज रीजनल मीडिया पार्टनर फॉर पेशावर ज़ल्मी। बिल्कुल। तो तब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब पेशावर वर्सेस हाँ, इस्लामाबाद। अगर ये लोग आमने सामने आ गए तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? मैं स्टूडियो टू स्टूडियो जंपे मार रहा हूँ। अच्छा, मतलब कि आप फिर जेड़ा जिते लोटा उधर ना- पार्टी हो जाएंगे उस जेड़ा दिन। जिते उधर ना- JJUN। जो करते हैं ना उस तरीके पे जहाँ माहौल अच्छा नजर आ रहा होगा, क्योंकि देखिए पेशावर ज़ल्मी की टीम की भी अगर बात करें, देन बाबर आजम पहली मर्तबा पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे हैं। पहले वो कराची में होते थे, अच्छे नहीं लगते थे मुझे वो कराची के अंदर। अच्छा, तो मुझे अब जब वो बड़े घर आए हैं कराची आपके के तो अंदर अब अच्छे नहीं लगने रहे थे। लगे हैं। अब पेशावर ज़ल्मी के अंदर बड़े अच्छे लग रहे, उस किट में भी बड़े अच्छे लग रहे। पहले मैच में परफॉर्म भी बड़ा अच्छा बड़ी किया। लीप ऑफ फेथ लिया वैसे उन्होंने पेशावर ज़ल्मी में आके, बट या इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अगर ये होता है और अल्लाह करे कि हो तो फिर मैं उस वक्त देखूंगी केवान को कि किस वाले स्टूडियो में पाए जा रहे हैं ये, किसको नाराज़ किया और उन्होंने किसको खुश किया। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ एंटरटेनमेंट की न्यूज़ लेकर। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और कुछ एंटरटेनमेंट की न्यूज़ है जो कि वाकई बड़ी एंटरटेनिंग है केवान। पाकिस्तानियों को हर जगह बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया हो, एंटरटेनमेंट की दुनिया हो। पिछले दिनों बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो है वो सरफेस की है, अगेन सोशल मीडिया के हवाले से ही कहूँगी, क्योंकि हर बंदा वहाँ पर है और हर बंदे को जो है वो ख़बर रहती है सोशल मीडिया के हवाले से। टीवी पर जब बात पहुँचती है तो फिर वो बहुत पुरानी हो चुकी होती है। एक ट्वीट थी नसीम शाह की जो उन्होंने शादाब की शादी पर की, उनको कंग्रेचुलेट किया, और उसके जवाब में एक बहुत मशहूर इंडियन टॉप मॉडल और एक्ट्रेस हैं, उर्वाशी नाम है उनका, उन्होंने नसीम शाह को टैग करके उनको हैप्पी बर्थडे बोला। अब बदले में नसीम शाह शायद ऑकवर्ड हो गए, क्या ज़ाहिर बात है हमारे एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा शर्मीले वाक़े होते हैं, तो उन्होंने थैंक यू बोल के और नीचे जो है वो एक इमोजी हाथ जोड़ने वाला, इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन सब ने इस चीज़ को नोटिस किया कि रिप्लाई तो मिला, और इस चीज़ पे खुशी का इजहार इसलिए किया गया कि नसीम शाह जो है उनकी पॉपुलैरिटी इस हद तक है कि इंडियन एक्टर्स जो हैं वो भी अपने आप को रोक नहीं सके। एक ऐसा वाकया हुआ था जिसमें नसीम शाह मुकर गए थे कि मैं तो जानता भी नहीं हूँ। हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने बोला था इधर एक्नॉलेजमेंट आई। हाँ, तो एक्नॉलेजमेंट आ गई। किसके लिए ज़्यादा बड़ी बात है ये, इंडियन एक्टर्स के लिए बड़ी बात है, नसीम शाह के लिए? मेरे ख्याल से नसीम शाह के लिए इसलिए है कि वो अभी आए हैं, लाइक उनका करियर अभी स्टार्ट हुआ है। वो कौन है? हाँ, वैसे वो भी बात सही है कि मुझे अब यहाँ पे मैं नसीम शाह हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि वो कौन, उर्वाशी नाम है उनका। इट्स अ बिगर डील फॉर, क्या नाम है उनका? उर्वाशी के लिए बड़ी डील। नसीम शाह अच्छा, आजकल पता है क्या तोला कैसे जाता है किसी की पॉपुलैरिटी को? अगेन उनकी फॉलोइंग कितनी है सोशल मीडिया पे, और उनकी एंगेजमेंट कितनी है। तो ट्विटर पे वो शी इज़ लाइक अ मॉडल, नॉट लाइक, इन फैक्ट शी इज़ एन एक्ट्रेस एंड मॉडल, तो उनकी काफ़ी मतलब वो एक शोहरत याफ्ता पर्सनालिटी साबित हुई है। अब मुझे नंबर्स नहीं पता उनकी फॉलोइंग कितनी है, लेकिन कहा यह जाता है कि मिलियंस में है, काफ़ी मिलियंस में है, ट्विटर पे भी और सब। हाँ, तो इस पे बनता है नसीम शाह के लिए हमारा भी तालियां बजाना। उन्होंने खुद भी यूँ करके एक इमोजी जो होता है ना वो उन्होंने थैंक यू के साथ रखा, जो कि एक्नॉलेजमेंट हुई। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारी टीम, हमारे प्लेयर्स जो हैं उनको सराहा जा रहा है पूरी दुनिया में। ना सिर्फ हमारे प्लेयर्स बल्कि हमारे जो एक्टर्स हैं केवान, अभी पिछले दिनों एक मूवी रिलीज़ हुई है, जमाइमा खान उसकी प्रोड्यूसर थी, और उसमें उन्होंने पाकिस्तानी जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर जो स्टोरी बनाई है, उसमें उन्होंने खुसूसी तौर पर सजल अली को लिया, और सजल अली ने अपनी एक्टिंग का पूरा हक अदा किया। सो मच सो कि एमा वॉटसन जो कि एक बहुत बड़ी जानी पहचानी मंझी हुई हॉलीवुड की एकेडमी अवार्ड विनर एक्ट्रेस हैं, वो भी सजल अली की तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकी। और कुछ वीडियोस में हम उनको देखते हैं कि वो सजल अली के साथ बड़ा इन्जॉय भी कर रही हैं प्रीमियर में। सजल अली बीइंग अ वेरी यंग एक्ट्रेस, वो इतनी जल्दी लोगों के दिल जीत लेती हैं, ये हमने इस मूवी में देखा, और इस चीज़ को कितना सराहा गया। जमाइमा खान ने खुद भी बयान दिया कि उनको सजल अली के साथ एक्सक्लूसिवली इस फिल्म में काम करके बेहद मज़ा आया। तो आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे दुराहे खुल रहे हैं। बड़े नुमाया नाम आए इस मूवी के प्रीमियर के लिए, एंड हाल ही में इसका प्रीमियर हुआ, एंड लॉट ऑफ बिग फेसेस फ्रॉम हॉलीवुड एंड अक्रॉस द फ्रेटर्निटी लोग आए।
कुछ ऐसे फेसेस भी है जिसके ऊपर सियासत भी की जा रही है, मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन एक आध तस्वीर शेयर करके आपको थोड़ा बहुत उसका हिंट करा देते हैं। हम सिर्फ तीली लगा रहे हैं थोड़ी सी नहीं, जिक्र नहीं हम कह रहे उसके हवाले से। एंड उसके अलावा काफ़ी इसके ऊपर सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें भी हो रही हैं इस मूवी के हवाले से, द कॉज बिहाइंड द मूवी एंड द एजेंडा, एंड जमाइमा का एक वेंचर है तो उसको सराहा भी जा रहा है, बिकॉज जमाइमा इज डेफिनेटली द क्वीन ऑफ हार्ट्स फॉर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज ओवर देयर, बहुत पसंद किया जाता है। और अभी तक अपने नाम के साथ खान लगाती हैं, जमाइमा खान, जमाइमा गोल्डस्मिथ के तौर पे गोल्डस्मिथ, लेकिन उनकी कुछ हैंडल्स हैं जिनमें उनका नाम जमाइमा खान के तौर पे भी यूज किया जाता है और उनको कहा जाता है इस तरह से, शी डजंट माइंड, शी नेवर स्टॉप्ड एनीबॉडी। I mean the two individuals have gotten over each other. नहीं, Pakistan hasn't gotten over. उसकी एसोसिएशन जो है उनके नाम की, वो अपने नाम की पाकिस्तान से करती हैं। क्योंकि एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग जो है सामने आई कि प्रीमियर पे उन्होंने ग्रीन कलर का लिबास ज़ेबतिन किया हुआ था और उनकी जो नेल आर्ट है, जो नेल कलर्स हैं, वो पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था उनके नाखूनों पे। मतलब शी इज़ ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान, यहाँ से पता चलता है, और वो पाकिस्तान में गुजारे गए दिनों को याद करती हैं। उसके बाद जो इंटरव्यू प्रीमियर, And I think the love is mutual. बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ से उनको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। अभी भी उनको हमारी पाकिस्तान की भाभी कहा जाता है, कुछ तो एक्स भी नहीं कहते, कुछ कहते हैं पाकिस्तान की भाभी। एक वो भाभी और एक सानिया मिर्ज़ा भाभी है पाकिस्तान की। खान साहब की एक्सेस के हवाले से अगर देखा जाए तो इनके साथ बड़ा अच्छे हमारे, हाँ, अभी तक टर्म्स एंड कंडीशन सो मच सो कि अगेन शी ऑलवेज कीप्स कमिंग बैक टू पाकिस्तान, और अपने बच्चों को भी जिस तरह से वो हर साल पाकिस्तान भेजती हैं और उनकी तरबियत में उन्होंने पाकिस्तान का जो एलिमेंट वो शामिल किया हुआ है, दैट इज़ टू बी अप्रिशिएटेड। क्योंकि बहुत सारे हमारे अपने पाकिस्तानी बाहर जाके गोरे बन can't जाते wait हैं। to see the movie. What's love got to do with it? And I can't wait to see it. जहाँ भी हमें इसकी एक्सेस मिला, I think ऑनलाइन ये आ जाएगी कहीं ना कहीं। हाँ, अभी क्योंकि इसका लॉन्च भी सॉफ्ट था, हाँ, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रीमियर नहीं हुआ, सो इट्स एक्चुअली नेटफ्लिक्स जैसा मटेरियल है जो वहाँ पे कुछ अरसे बाद शायद आ जाए। जब भी आए तो ज़रूर देखेंगे। लेकिन इस नोट पे कि पाकिस्तान के लिए हम मज़ीद देख रहे हैं कि मज़ीद इस तरह की तरक्की की राहें जो हैं वो खुलें, और इंटरनेशनल स्केल पे पाकिस्तान ना सिर्फ स्पोर्ट्स में बल्कि एंटरटेनमेंट में, साइंस की दुनिया में, स्पोर्ट्स की जो हर जगह एंटरटेनमेंट है उसका आपने जिक्र नहीं किया, जो पीएसएल का जो एंथम है, हाँ एग्जैक्टली, वो भी ऑब्वियसली एक नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक हमें ऑब्वियसली एक्नॉलेज किया जाता है ऐसी चीज़ों की वजह से। एंड वी वर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू द एंथम, एंड जब फाइनली लॉन्च हुआ, आसिम अजहर, शह गिल, फारिस शफी एंड वाला वो 2021 का था। अच्छा, हाँ, उसको बहुत ज़्यादा हाइप शायद इसीलिए मिली थी कि वो बहुत ज़्यादा हेट का शिकार हुआ। हेट का शिकार नहीं था, वो अच्छा था, लेकिन आई डोंट नो, नसीबो लाल डिड अ गुड जॉब। उसके बाद जो हुआ, मैं आयमा बेग का कुछ नहीं कह सकता, हाँ, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा फैल गई थी। लोग डिड अ गुड जॉब। असल में ऐसा हुआ कि वो उसको जो शुरू की जो लॉट थी, इसने सुना, उसने इतनी बुराइयां कर दी कि फिर जो बाद में जो एक अच्छा माइंडसेट लेके सुनना चाह रहे थे ना, वो भी मैनिपुलेट हो गए थे। देखिए, थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसको गेज बताऊंगी जो स्केल्स हैं उन पे करना चाहिए। स्टेडियम के अंदर इसका कौन सा पार्ट बजेगा विच विल क्रिएट सम हाइप। एग्जैक्टली, तो इसके अंदर वो है स्लोगन, क्या कहेंगे उसको, जो नारा होता है ओए ओ वाला, कोरस का जो पार्ट था, बिल्कुल ये इसके अंदर वो है जो स्टेडियम में अगर आप बजे तो इस गाने को मेरे ख्याल से एक वो मिल सकती है, एक वो अटेंशन मिल सकती है। और ये जो बाजा है, ये बाजा अली जफर का बाजा नहीं है, मैं पहले से बता। अच्छा, मुझे लगा कि उनका जो गाना था ना, सिटी बजेगी, वो स्टार्ट इसी से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये बाजा एक्चुअली कहीं और से उठा के, ये बाजा वहीं से कंपोज नहीं हुआ। अच्छा, मैंने सोचा कि शुरू में बाजा बजता है। अली जफर को अब पीएसएल के एंथम्स में तो शिरकत की दावत नहीं दी जाती, तो हाउ कम के उनका जो है वो गाने का स्टार्ट जो है वो अभी भी यूज हो रहा है। और ओपनिंग सेरेमनी जो आयमा बेग ने नेशनल एंथम उसकी थोड़ी सी डाइसेक्शन हो गई थी, काफ़ी ऑपरेशन हो गया था उसका, लेकिन ये है कि हाँ, क्या कह सकते हैं, एक नई वेरिएशन थी, एक नई वेरिएशन उन्होंने ट्राई की। वो एक वेरिएशन सुनी सुनाई लग रही थी, जो अमेरिका में सुपर बोल होता है ना, हाँ, उसके शुरू में जो नेशनल एंथम उनका गाया जाता है, जो भी है उस तरीके से आयमा बेग ने कौमी तराना हमारा गाने की कोशिश की। लेकिन वो ये भूल गई थी कि सुपर बोल नहीं चल रहा, पाकिस्तानी अपने एंथम के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, उसके मामले में उनको कोई भी गलती वो जो बर्दाश्त नहीं है। उर्दू फारसी थी, उसका इतना बहुत वेस्टर्न किस्म का एक डायलेक्ट बन गया कि पता नहीं मुझे किसी और मुल्क का नेशनल एंथम लगना शुरू हो गया। ठीक, चले हम बस यहाँ पर लेते हैं, नहीं ब्रेक नहीं लेते, हम आपसे इजाज़त लेते हैं, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई खबरों के साथ, नई मेहमानों के साथ, नई डिस्कशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और कैवान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।